गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर। मिस्टर गौरव। जी सर। तो अपने बारे में बताएं कुछ। सर मेरा नाम गौरव है और मैं राजस्थान के चूरू जिले का निवासी हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो चूरू जिले से हुई है, उसके पश्चात मैंने IIT BHU से माइनिंग इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन सोशियोलॉजी में महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से किया है। कबड्डी खेलना और राजस्थान का ट्रेडिशनल गेम सर्वर खेलना मेरी हॉबी है और ये UPSC में मेरा पहला अटेम्प्ट है सर। आपके पेरेंट्स? जी सर, मेरे पिताजी सेकंड ग्रेड टीचर हैं राजस्थान गवर्नमेंट में और मदर हाउस मेकर। सेकंड ग्रेड का क्या मतलब हुआ? सर जो 10th तक की जो क्लासेज हैं उनमें जो टीचर पढ़ाते हैं उनको सेकंड ग्रेड से बोलते हैं। आप चूरू में आपने लिखा है कि आपका जो पोस्ट ऑफिस प्लेस ऑफ चूरू है। जी सर। तो चूरू की खास बात क्या है? कोई खास बात चूरू की आप बताइए जिसके लिए बहुत मशहूर है या बदनाम है? जी सर। क्या? सर यदि चूरू की जो खास बातों में देखें तो सबसे पहले ज्योग्राफिकली ये यहाँ पे जो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी कम रहता है। भारत का सबसे गर्म स्थान चूरू को ही माना गया है। उसके अलावा सर यहाँ पे एक भी कोई इस जिले में कोई रिवर नहीं है और जो फॉरेस्ट कवर है वो पूरे राजस्थान का सबसे लोएस्ट फॉरेस्ट कवर है इस डिस्ट्रिक्ट में। उसके अलावा सर जो यहाँ की हवेलियाँ हैं और जो बावड़ियाँ हैं वो अपनी कलात्मक जो आर्किटेक्चर है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उसके अलावा सर यहाँ की जो बरखान डून्स है, जो मूविंग डून्स हैं, वो सबसे ज़्यादा है राजस्थान में, तो उसके लिए भी सर चूरू फेमस है। आप पब्लिक सर्वेंट बनना चाहते हैं? जी सर। तो पब्लिक सर्वेंट की खास क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए, ये जरा बताएंगे? जी सर। सर जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटीज जो मुझे लगती हैं उसमें सर इंटीग्रिटी, जो इम्पार्शियलिटी। इंटीग्रिटी से क्या मतलब हुआ? इंटीग्रिटी का यदि सर सिंपल भाषा में समझा जाए तो जो सर हम सोचते हैं, जो बोलते हैं और जो हम करते हैं, इन तीनों के बीच में भी एक हार्मोनी है, एक कंसिस्टेंसी है, तो उसको सर हम इंटीग्रिटी बोल सकते हैं। और उसके अलावा सर जो न्यूट्रलिटी है और इम्पार्शियलिटी है, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज है, उनके अलावा ये सर ये फंडामेंटल वैल्यूज है जो किसी भी सिविल सर्वेंट में होनी चाहिए। उसके अलावा सर कंपेशन टुवर्ड वीकर सेक्शन होना चाहिए, इम्पैथी होनी चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि ये सब वैल्यूज यदि किसी सिविल सर्वेंट में है तो वो अच्छा प्रशासक साबित हो सकता है। और उसके अलावा सर जो ह्यूमन वैल्यूज हैं, रेस्पेक्ट करना और जो अपना जो भी किसी कार्य के प्रति ऑनेस्टी दिखाना, लॉयल्टी रखना, वो सब भी सर एक सिविल सर्वेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी है सर। एक बात बताइए, अगर आप कहीं कलेक्टर बन जाते हैं, फिर चूरू में बन जाते हैं, कलेक्टर बन जाते हैं और कोई पॉलिटिशियन आके आपके ऊपर बहुत दबाव डालता है, बहुत प्रेशर डालता है, जैसे कि आपको आप देखा ही आपने जो यूपी के अंदर हुआ, हजारे के केस में हुआ। तो अगर कोई पॉलिटिशियन या कोई मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर आपके ऊपर प्रेशर डालता है तो उस केस में आप कैसे रिएक्ट करेंगे? सर सबसे पहले तो जो कि कोई पॉलिटिशियन है वो एक जनता की वॉइस है, तो यदि उनकी सही डिमांड है तो सबसे पहले मैं उस डिमांड को सुनना चाहूँगा। नहीं, हजारे की जो उसको रिलीव करने की डिमांड थी, जो किया था उस समय मुलायम सिंह ने, तो क्या सही डिमांड थी, गलत डिमांड थी? नहीं सर, यदि मेरे जो कार्य क्षेत्र है और जो मेरा कोड ऑफ रूल है और जो कोड ऑफ एथिक्स है उससे बाहर यदि कोई कार्य करने के लिए मुझे मजबूर किया जाएगा तो उसके लिए सर मैं। नौकरी जा सकती है, उसको नौकरी से निकाल दिया, उसको रिजाइन करना पड़ा। जी सर, ऐसे कंसिक्वेंसेज के लिए सर हमेशा एक सिविल। रिजाइन कर दोगे? फिर करना पड़ा तो कर दोगे? रिजाइन नहीं सर, यदि वो जो भी कार्यवाही हो सकती है। क्या करोगे? वही पूछना चाहता हूँ, क्या करोगे अगर सीएम बोले आपके जी आप इसको छोड़ दीजिए, हालांकि वो क्रिमिनल है, आपको मालूम है, तो आप क्या करेंगे उस केस में? सर मैं उन्हें कहूँगा कि यदि इसको छोड़ना है तो किसी प्रकार का लिखित मेरे को जो ऑर्डर दे दीजिए और जो उसको मैं फिर फॉलो कर सकता हूँ। चलिए, एक बात बताइए कि इसमें आपने लिखा है कि जो जोन आपके पांच जो है और जोन 1 में आपने जो प्रेफरेंस दिया राजस्थान को सबसे आखिर में दिया। राजस्थान बहुत पीछे, आपके अपने स्टेट है, तो इतना पीछे क्यों, क्या वजह है? चौथे नंबर पे क्यों? जोन 1 के अंदर आपने जो प्रेफरेंस दिया है, अगर आप IAS में आ जाते हैं तो एगमेट आपको 6 नंबर पे दिया है, सॉरी 6 नंबर पे दिया है और राजस्थान को नंबर 1 पे दिया है, ठीक है, और हिमाचल। व्हाट यू मीन बाय एगमेट? AGIBT क्या होता है? सर जो ये अंडमान निकोबार, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, दादर एंड नगर हवेली। तो सबसे आखिर में क्यों दिया इसको प्रेफरेंस, जबकि वहां तो आपकी बहुत जरूरत है? जी सर, जो मेरे को जो गाइडेंस अवेलेबल थी सीनियर से और जो मुझे इन स्टेट्स के बारे में जो मुझे नॉलेज था मेरी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के दौरान, उसके बेस पे सर मैंने प्रायोरिटी से डिसाइड किया। सर गौरव, आपने कोड ऑफ एथिक्स का जिक्र किया,
कि कोड ऑफ एथिक्स और कंडक्ट रूल्स के हिसाब से काम करेंगे। तो क्या कोड ऑफ एथिक्स है डीएम्स, एनआईएएस, एनआईपीएस, गवर्नमेंट अधिकारियों के लिए भारत में? सर कोड ऑफ एथिक्स में वैसे यदि फॉर्मेट वाइज नहीं दिया गया है, वो सर जो वैल्यूज हैं। तो ठीक है, समझ गया, मतलब कोई ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं है। ओके, परंतु आपने जो कोड ऑफ एथिक्स का जिक्र किया, तो आप क्या बताना चाह रहे हैं? तो कोड ऑफ एथिक्स में जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, तो आप आपकी पर्सनल जो है वैल्यू सिस्टम की आप बात कर रहे थे वहाँ? नहीं सर, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू हैं और जो फाउंडेशनल वैल्यूज हैं उनको फॉलो करना सर। आपने बोला कि डेडिकेशन टू सिविल सर्विस, तो जो नए एस्पिरेंट्स आते हैं, मतलब नए जो ट्रेनीज आते हैं, उनमें डेडिकेशन ऑफ सिविल सर्विस कैसे पैदा किया जाए या बढ़ाया जाए? होना तो चाहिए, आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, बट वो कैसे बढ़ाया जाता है या बढ़ाया जा सकता है? जी सर, सबसे पहले तो सर जो ट्रेनिंग है किसी भी सिविल सर्वेंट की, उसी के दौरान जो भी क्वालिटीज जनरेट करनी है, वो सर करिकुलम के अंदर और जो एक्टिविटीज हैं उसके थ्रू डेवलप की जा सकती है। उसके अलावा सर जो इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं, अलग अलग टास्क डिसाइड करके कि यदि ये टास्क की जाती है तो इस प्रकार का इंसेंटिव दिया जाता है, तो इस प्रकार से सर इंसेंटिव देके भी उनको प्रमोट किया जा सकता है। उसके अलावा सर जैसे बेस्ट सिविल सर्वेंट का अवार्ड मिलता है, तो इस तरीके से भी सर उनको मोटिवेट किया जा सकता है कि आप अपनी सर्विसेज के प्रति डेडिकेशन दिखाओ। सर मैं अभी यही रिकॉल कर पा रहा हूँ। आपने एयर बबल एग्रीमेंट सुना है? जी सर। क्या है, बताइए जरा। सर जो अभी ये कोविड-19 की जो पैंडेमिक थी, उसके अंदर सर जो काफ़ी ज़्यादा संक्रमण का खतरा है, तो जो किसी कंट्रीज़ आपस में एयर बबल एग्रीमेंट कर लेती हैं, तो उनके जो टूरिस्ट हैं और जो उनके सिटीज़न्स हैं, वो आपस में मूव कर सकते हैं। जैसे लाटविया ने लिथुआनिया के साथ किया था। उसके अलावा जो भारत ने कितने लोग कंट्रीज के साथ किया है? सर एग्जैक्ट नंबर तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, परंतु मुझे मालदीव के साथ ऐसा एयर बबल का याद है सर। आज आज के न्यूज में था किसी एक कंट्री के साथ हमने किया करके, कुछ सुना है आपने? सॉरी सर, आज का मैं न्यूज़पेपर अभी पढ़ के नहीं आया। मालदीव एशिया में आता है, अफ्रीका में आता है? सर एशिया का ही कंट्री है, साउथ एशिया का। और श्योर अबाउट इट? यस सर। जो एमजी नरेगा है, ऐसे पाया गया है कि एमजी नरेगा जो है राजस्थान में ही बाकी राज्यों से ज्यादा अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ, क्या कारण है? सर इसका जो मुख्य कारण मैं समझता हूँ कि एक तो जो डेली वेजेज हैं मनरेगा के, वो बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छे हैं, जो 220 हैं राजस्थान में। उसके अलावा सर जो मजदूर किसान संगठन था, जिसने ये सबसे पहले मूवमेंट सोशल ऑडिट वाला स्टार्ट किया था, तो वो भी सर एक काफ़ी मजबूत संगठन होने की वजह से उसने इसमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स किया मनरेगा की। उसके अलावा सर जो सोशल ऑडिट होती है, वो भी सर डूंगरपुर राजस्थान से सबसे पहले स्टार्ट हुई थी, और वो सर काफ़ी प्रोमिनेंट है। और जो पॉलिटिकल विल है पीआरआईज की, उसके कारण मुझे लगता है ये सारे कारणों के का मनरेगा काफ़ी अच्छा कर रहा है राजस्थान में। मनरेगा का पूरा फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। किसने शुरू किया था? कौन सी गवर्नमेंट है, बीजेपी या यूपीए या एनडीए, किसने शुरू किया था? यूपीए गवर्नमेंट 1 ने स्टार्ट किया था। कौन थे प्राइम मिनिस्टर उस समय? माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। ठीक है गौरव, इंडिया की नेशनल लैंग्वेज कौन सी है? सर इंडिया की अभी कोई ऑफिशियल नेशनल लैंग्वेज तो कोई नहीं है सर। तो हिंदी क्या है? हिंदी सर, सॉरी मैं अभी एग्जैक्ट नेम रिकॉल नहीं कर। आपने राष्ट्रभाषा हिंदी प्रसार संस्थान में काम किया। राष्ट्रभाषा का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन मैंने किया, राष्ट्रभाषा इज नेशनल लैंग्वेज, मैंने इसलिए पूछा। जी सर। ओके, तो नेशनल लैंग्वेज नहीं है का क्या मतलब है? क्योंकि राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार संस्थान में तो आपने काम किया है, तो इसमें राष्ट्रभाषा का क्या मतलब था? सर इसमें जो राष्ट्रभाषा का मतलब है, जो हिंदू जो इंडिया एक भारत जो एक राष्ट्र है, उसमें हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, और उस पे जो दूसरी लैंग्वेज का इम्पैक्ट पड़ रहा है, पर्शियन लैंग्वेज का, इंग्लिश लैंग्वेज का, उसकी वजह से जो हिंदी की जो एग्जैक्ट
जो थीम है, जो मोरल है, वो जो उसकी मेन जो भावनाएँ हैं, वो खत्म हो रही हैं। तो उसको बचाने के लिए सर ये संस्थान काम करती है। तो वो राष्ट्रभाषा तो आपका ऐसा मानना है कि कोई दूसरी भाषा एक नैसर्गिक रूप से दूसरी एक अपनी भाषा में या कोई भी मातृभाषा में अपने शब्द लेके आ रही है, तो वो भाषा का अशुद्धिकरण है? सर इसको दोनों ही पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। सर ये एक भाषा का एनरिचमेंट भी हो रहा है। तो ज़्यादा वोकैब्युलरी आने से सर वो ज़्यादा वो भाषा उतनी इनरिच हो जाती है, ज़्यादा चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाती है। वहीं सर यदि दूसरी भाषा के शब्द, जो ओरिजिनल भाषा के शब्द हैं, उसको यदि रिप्लेस कर दें, तो सर जो भाषा का विशुद्धिकरण जो तो आपका संस्थान वही काम कर रहा है। क्या एक्टिविटी कोई बता सकते हैं? सर ये संस्थान ज़्यादातर सर जो हिंदी से रिलेटेड ग्रामर है, उसके सर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं और जो हिंदी के लिए जो अवेयरनेस है, उसको जनरेट करते हैं कि हमें हमारी भाषा को भी कंज़र्व करना है, बाकी भाषाओं को भी सीखना है। हमारा जो फ्रीडम मूवमेंट था, उसमें हिंदी को जो एक लिंक लैंग्वेज के तौर पे एडवोकेट किया गया, उसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका था? सर इसमें मैं मदन मोहन मालवीय जी हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को भी रिकॉल कर पा रहा हूँ। उन्होंने हिंदी प्रचार के लिए हिंदुस्तान दैनिक स्टार्ट किया था, ताकि जो उत्तर भारत है, वहाँ पे जो हिंदी जो लैंग्वेज है, उसका अच्छे से प्रचार हो सके। तो आपके संस्थान का नाम महात्मा गांधी के ऊपर से क्यों है? सर ये तो सर ओरिजिन क्योंकि महात्मा गांधी ने खुद बहुत एक्टिवली ये प्रसार किया था। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है। तो आप कबड्डी खेलते हैं? जी सर। तो आप मतलब स्टेट वगैरह खेले हैं? नहीं सर, मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे ही केवल कबड्डी खेला। ओके, तो आपने करियर उसमें करना सही नहीं समझा? नाम भी और हमें जरूरत भी है ओलंपिक में, बाकी वर्ल्ड कबड्डी टूर्नामेंट्स में। जी सर, जी। सर इसमें जो मेरी स्टडीज़ की जो कैपेबिलिटीज़ थी, उन पे सर ज़्यादा भरोसा था कि मैं इधर ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ। दूसरा सर कबड्डी का उतना ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में नहीं है, तो उसके इन 2 कारणों की वजह से सर मैंने ये जो पढ़ाई में ही अपना करियर आगे बनाने की सोचा। कोई ऐसी तीन चीजें आप अगर बता सकते हैं भारत भारत के कबड्डी महासंघ को, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए ये तीन चीजें जरूरी हैं, तो आप उनको क्या पॉलिसी सजेशंस देंगे? आपने बोला ना वो लैक करता है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए कबड्डी महासंघ को आप क्या बताएंगे पॉलिसी सजेशन? जी सर, जी सर। सर सबसे पहले तो मैं जो कबड्डी के ग्राउंड है, वो कुछ शहरों में ही फिक्स्ड है, तो मैं चाहूँगा कि वो छोटे-छोटे गाँव कस्बों तक भी जाएँ सर। उसके अलावा दूसरा सजेशन मैं ये दूँगा सर, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो स्कूल हैं, वहाँ पे सर जो अभी भी ना मिट्टी में कबड्डी खेली जाती है, तो उसको भी इम्प्रूव किया जा सकता है। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर मैं वहाँ काम करूँगा और तीसरा सर अभी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की और ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर में, ताकि कबड्डी गेम को और ज़्यादा टेक्नोलॉजी क्या मतलब? सर जिस तरीके से क्रिकेट ने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, जिसमें बॉलिंग स्पीड दिखाते हैं, स्नीकोमीटर्स का यूज़ होता है और जो एनिमेशन दिखाते हैं, उतना ज़्यादा यूज़ सर अभी कबड्डी में नहीं हो रहा। तो यदि ये एनिमेशन है और ये जो अलग-अलग विजुअल इफ़ेक्ट्स है, आईटी का यूज़ करके हम सर कबड्डी को और भी ज़्यादा रोचक बना सकते हैं। एलॉय क्या होता है? सर जब 2 मेटल्स होते हैं, उनको मिक्स करके एक नई प्रकार की फिज़िकल प्रॉपर्टी को अचीव करने का काम करते हैं, तो इसको अलॉय बोलते हैं। तो बेसिकली एलॉय क्यों बनाया जाता है, ये मिक्सिंग किया ही क्यों जाता है? सर जो 2 मेटल्स हैं, उनकी अलग-अलग प्रॉपर्टी होती हैं और हमें एक तीसरी उनको यदि एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में यदि उनको मिक्स किया जाए, तो उनसे एक नई फिज़िकल प्रॉपर्टी का जो इवॉल्व होता है, उसकी हमें ज़रूरत होती है, तो इसके लिए हम उनको मिक्स करते हैं सर। उदाहरण बताइए एक आध। सर जैसे अलॉय का जो उदाहरण है सर, स्टेनलेस स्टील है, उसके अलावा सर ब्रॉन्ज है। हाँ, तो स्टेनलेस स्टील में क्या होता है और पहले क्या था, और स्टेनलेस स्टील बनने के बाद कौन सी ऐसी डिजायर्ड प्रॉपर्टीज आ जाती है जो उसके जो रॉ मटेरियल में नहीं है, रॉ मेटल में नहीं है? सर जो आयरन से स्टील बनता है, तो आयरन की रस्टिंग हो जाती है सर, यदि उसको ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस हो तो उसकी रस्टिंग हो जाती है, परंतु जो स्टेनलेस स्टील है, उसके सर रस्टिंग नहीं होती, उसकी वजह से वो जो वॉचेज हैं, उनके अंदर इस्तेमाल होता है। तो
आयरन में क्या डालने के स्टेनलेस स्टील बनता है? सर मैं अभी इसमें एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा। थैंक यू सर। आपने कहा आप चूरू से आते हैं, जो कि काफी पूरे राजस्थान में गर्म, सबसे ज्यादा गर्म प्लेस है। तो और आपने ये भी बताया कि वहाँ फॉरेस्ट भी बहुत कम है, तो गर्मी से बहुत सारी बीमारियां भी होती होंगी। तो आप मुझे बता सकते हैं कि वहाँ मेजर प्रॉब्लम क्या क्या है, और उसके लिए यदि उस एज अ डीएम जाते हैं तो आप उसके लिए क्या क्या करेंगे? जी सर। सर जो चूरू का जो फॉरेस्ट है वो सर फॉरेस्ट एरिया काफ़ी कम है और जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। उसकी वजह से सर सबसे पहला तो हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट आता है। उसमें सर डिहाइड्रेशन हो जाता है, हीट स्ट्रोक लगते हैं, तो उसकी वजह से कभी-कभी डेथ भी हो जाती है सर। यदि उसको नहीं देखा जाए तो सर जो मिड नून का टाइम है, जो 12 से 3 है, उसमें सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ सबको बंद करनी पड़ती हैं, तो उससे इकोनॉमिक लॉस होता है। उसके अलावा सर सबसे बड़ा जो लॉस होता है वो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर को होता है सर। वो उतनी हीट को सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। उसके अलावा सर जो इंडस्ट्री है, वो भी सर ज़्यादा टेम्परेचर में काम नहीं कर पाती क्योंकि मशीनें खुद से गर्म होती हैं, तो उसकी वजह से एक अलग नुकसान इकोनॉमिकल लॉस होता है। उसके अलावा सर देखा जाए तो सर जो ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से लो प्रेशर ज़ोन क्रिएट हो जाते हैं सर, तो उसकी वजह से धूल भरी आंधियाँ चलती हैं सर। तो उसकी वजह से बाकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, उनमें भी डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं, तो वो भी सर खराब हो जाती हैं। तो जो टेम्परेचर राइज़ होने की वजह से मुझे लगता है कि ओवरऑल जो वहाँ की लाइफ़ है, इकोनॉमिक, सोशल सब लाइफ़ पे पूरा इम्पैक्ट पड़ता है सर। यदि आप वहाँ पे प्लेस्ड हुए तो इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप क्या क्या मेजर्स लेंगे? सर जो अभी कुछ जिला प्रशासन वहाँ पे मेजर्स ले रहा है, जैसे कि सड़कों पे पानी छिड़का जाता है, तो उस प्रकार के मेजर्स को मैं कंटिन्यू रखूँगा। बट लॉन्ग टर्म मेजर्स क्या हो सकते हैं? ये तो ठीक है, शॉर्ट टर्म मेजर्स हुए, ठीक है, बट व्हाट लॉन्ग टर्म मेजर्स क्या हो सकते हैं जिससे ये सारी प्रॉब्लम में सॉल्व किया जा सके और इकोनॉमिक वायबिलिटी को प्रमोट किया जा सके? जी सर, इसका सर जो मुझे सबसे बेस्ट सॉल्यूशन लगता है वो है एफॉरेस्टेशन करना सर। यदि फॉरेस्ट कवर बढ़ता है तो सर उससे टेम्परेचर भी कहीं न कहीं रिड्यूस होगा, रेनफॉल भी ज़्यादा होगी। उसके अलावा सर जो फॉरेस्ट हैं, वो एक तरह से विंड ब्रेकर का काम करेंगे, जो धूल भरी आँधियाँ आती हैं उनके लिए। और यदि फॉरेस्ट कवर ज़्यादा होता है तो सर वो जो सॉइल है उसको भी बाउंड करके रखेंगे। तो मुझे लगता है कि एफॉरेस्टेशन ड्राइव पे हमें फोकस करना चाहिए। तो इससे कितना हमारा कंट्री में फॉरेस्ट कवर है सर? सर 23.9% है सर कब के अभी। फिगर है? सर अभी 2019 का जो फॉरेस्ट सर्वे आया कौन था। कंपाइल करता है फिगर? सर ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कंपाइल करता है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एज ऑर्गेनाइजेशन तो मैंने सुना नहीं आता कभी। तो रिपोर्ट है। ओके। हु कंपाइल द फिगर्स? ये कौन करता है कंपाइल? सर आई वांट 1 मिनट टू थिंक अबाउट इट। चलिए कोई बात आपने डेजर्टिफिकेशन सुना है? नहीं। जी सर। इससे क्या मतलब समझते हैं? सर डेजर्टिफिकेशन है, यदि उसको सिंपल भाषाओं में समझा जाए तो सर जो मिट्टी की उर्वरकता है वो कम हो जाए तो उसको सर डेजर्टिफिकेशन बोलते हैं। उसके अलग अलग रीज़न है कि यदि डेजर्ट है, उसकी जो अपर सॉइल है वो यदि दूसरी मिट्टी के ऊपर आ जाती है तो उससे भी खत्म हो सकता है। उसके अलावा सर यदि गलत एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को किया जाए तो भी हो सकता है। उसके अलावा सर यदि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो अपर जो लेयर है सॉइल की, वहाँ से यदि मॉइस्चर चला जाता है और जो ह्यूमस कंटेंट है वो कम हो जाता है तो भी सर डेजर्टिफिकेशन हो सकता अभी देखा है कि राजस्थान में डेजर्टिफिकेशन बहुत एक्सेलरेटेड हो गई, इसके क्या मेजर रीजन हो सकते है। जी सर। सर इसमें जो रीज़न है उनको मैं सर 2 पार्ट्स में क्लासिफ़ाई करना चाहूँगा कि एक नेचुरल रीज़न है, दूसरे मैन मेड रीज़न्स हैं। सर जो नेचुरल रीज़न है उसमें सर मार्च ऑफ डेजर्टिफिकेशन होता है। सर इसमें क्या है कि हवाओं के साथ जो मिट्टी है वो दूसरी जगह प्लेस होती है, तो एक नेचुरल कारण है। और दूसरा सर जो वेस्टर्न राजस्थान है, वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया बहुत कम है, 1 से 2% ही फॉरेस्ट एरिया है, तो वो सर नेचुरल रीज़न है। मैन मेड रीज़न के अंदर सर जो अरावली में इल्लीगल माइनिंग हुई है, उसके बाद से ये डेजर्टिफिकेशन ज़्यादा हो गया है। उसके अलावा सर जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे भी ये प्रोसेस तेज़ हुई है। और जो सर एग्रीकल्चर की जो गलत प्रैक्टिसेज़ हैं उनसे भी ये प्रोसेस तेज़ हुई है। हैं? वहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम चलाए डेजर्टिफिकेशन को कम करने के लिए। कुछ स्कीम्स आप बता सकते हैं? सर जो स्कीम के अंदर सर गवर्नमेंट ने एक तो पर्टिकुलर स्कीम चलाई है, दूसरा सर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे फोकस किया है।
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सर जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना चलाई है, उसकी लिफ्ट नहर से इरिगेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। दूसरा सर जो मरुस्थली जो रोकने के लिए जो स्कीम चलाई जा रही है, उसमें सर शायद मैं एग्जैक्ट नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, लेकिन वो मरुस्थल वनस्पति कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसके अलावा। और अभी सर जो COP 14 हुआ था दिल्ली के अंदर UNCCD का, उसमें सर जो ग्रीन वॉल ऑफ अरावली बनाने की घोषणा की थी, तो उसमें भी सर डेजर्टिफिकेशन रोकने में काफी। आपने रेड और रेड प्लस सुना है? कैन यू रिपीट प्लीज? रेड एंड रेड प्लस, जी सर। ये दोनों में डिफरेंस क्या है? सॉरी सर, मैं अभी उनको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा ठीक है। अच्छा, कबड्डी आप खेलते हैं सर, तो कबड्डी को आप प्रमोट करने के लिए क्या कर सकते जी सर, जो सर कबड्डी को प्रमोट करना है, तो सर हमें एक मल्टीपल लेवल पे एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, जिसमें सर मल्टीपल लेवल का मतलब यहाँ है कि सर पॉलिसी लेवल पे कुछ डिसीजन लेने पड़ेंगे। कौन बनाएगा? जो सर अमेच्योर इंडियन कबड्डी फेडरेशन है, वो ये डिसीजन ले सकती है, क्योंकि वो हाईएस्ट अथॉरिटी है कबड्डी की इंडिया के अंदर। और वो जो अपना जो खेल एंड युवा मंत्रालय है, उसके साथ मिलके वो डिसीजन ले सकते हैं। तो युवा कौन है मिनिस्टर आजकल युवा मंत्रालय के? सॉरी सर, मैं जी सर, आई विल लेट। तो सर प्लीज कंटिन्यू। जी सर, तो उसमें सर कुछ पॉलिसी लेवल डिसीजन लिए जा सकते हैं, जिसमें सर कि उनको जो कबड्डी के खिलाड़ी हैं उनको प्रमोट किया जा सकता है, उनको सर सरकारी जॉब या किसी प्रकार का जो मॉनेटरी इंसेंटिव्स हैं वो प्रोवाइड किए जा सकते हैं। यदि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जो स्टेडियम्स हैं उनको प्रोवाइड किया जाए। उसके अलावा सर मैंने टेक्नोलॉजी का जैसे पहले डिस्कस किया था कि टेक्नोलॉजी को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। फिर जो नीचे सर स्कूल लेवल पे सर जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर शामिल किया जा सकता है। और जो सर कम्युनिटी के अंदर आज भी कबड्डी एक बहुत पॉपुलर गेम है, तो सर कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से भी इस गेम को प्रमोट किया जा सकता है। और सर जैसा कि अभी राजस्थान में एक शेखावाटी महोत्सव हुआ था, उसके थ्रू सर हमने जो टूरिज्म के साथ भी प्रमोट किया और जो हमारे ट्रेडिशनल गेम थे उनको भी प्रमोट किया, तो इस प्रकार का जो लिंकेज है उसको भी सर स्टेब्लिश किया जा सकता है। आपने कृषि बिल के बारे में सुना जी, उसमें ऐसी क्या बातें हैं जिसकी वजह से पूरे देश में प्रोटेस्ट चल रहा है, और आपका व्यू क्या है? सर जो ये कृषि बिल पे जो प्रोटेस्ट है, उसका सर मुझे जो लगता है कि प्रोटेस्ट के जो मेन कारण है, वो है सर ये जो प्रॉब्लम है वो ग्लोबल लेवल से स्टार्ट हो रही है, और इसका जो सॉल्यूशन हम लोकल लेवल पे ढूंढना चाह रहे हैं। तो लोकल लेवल पे क्या प्रॉब्लम? सर ग्लोबल लेवल पे मैं इसको विस्तार से समझाना चाहूँगा। सर इसमें सबसे पहला है कि जो WTO के अंदर हमने एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर किया था, उसमें हमने 10% सब्सिडी जो दे सकते हैं इसके ऊपर एग्रीमेंट किया था कि जितना भी हमारा एग्रीकल्चर सब्सिडी क्या होता है? सब्सिडी सर किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट उन्हें अपनी तरफ से जो मॉनेटरी इंसेंटिव्स देते हैं उसको सब्सिडी बोलते हैं सर। तो सर वो जो भी एग्रीकल्चर GDP का 10% ही दे सकते हैं। जीडीपी क्या मतलब है जीडीपी? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है क्या सर। मतलब? सर कि एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो भी थिंग्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं उनकी मार्केट वैल्यू जो होती है उसको सर जहाँ तक मैं समझता हूँ नेट के अंदर सर फिर जो भी हमने रिसोर्सेज यूज किए हैं, जो संसाधन यूज किए हैं, उनका डिप्लीशन होता है, उनको घटाने के बाद सर वो नेट आता है सर। जी सर। आप काम बिल्कुल जी सर, तो सबसे पहले तो सर जो WTO का जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, तो उसमें सर 10% सब्सिडी का एक क्लॉज है, वो 1986 के प्रोडक्शन पे है। तो 1986 में इंडिया का प्रोडक्शन काफ़ी कम था, तो वहाँ से एक सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है सर। उसके अलावा सर दूसरी जो प्रॉब्लम थी सर कि 2006 के अंदर जो अरब स्प्रिंग वगैरह आई थी, तो जो फूड प्राइसेस का इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो उसकी वजह से सॉरी मेरे से बीच में क्वेश्चन कर रहा हूं, मैं समझना चाहता हूं। जी सर। होलसेल प्राइस क्या होता है? फूड प्राइसेस होलसेल प्राइस होता है नहीं, फूड समझ रहा हूं कि क्या इसका मतलब होता है। होलसेल प्राइस आपने यूज किया व्हाट नहीं सर, मैंने फूड प्राइस। अच्छा, इन्फ्लेशन आपने बोला, जी सर। उससे क्या मतलब हुआ? इन्फ्लेशन होता है सर कि जो भी हमने बेस ईयर डिसाइड किया या जो लास्ट ईयर है उसके कंपैरिजन में जो गुड्स हैं उनकी इस साल में कितनी परसेंटेज वृद्धि हुई है उनके अंदर सर। थैंक यू करेंसी। तो आप आपने बताया आपके पिता सेकंड ग्रेड टीचर हैं जी, ओके।
सर ये कोविड के टाइम पे अभी काफी ज्यादा पैराडाइम शिफ्ट आया है एजुकेशन में और ये ऑनलाइन की तरफ मूव कर रहे हैं। इसमें स्टूडेंट्स और टीचर दोनों को अलग अलग तरीके की दिक्कतें आती हैं। तो क्या बता सकते हैं आपके फादर को क्या दिक्कतें हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाने में? सर जो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो राजस्थान के अंदर स्माइल प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, तो जिसके थ्रू जो स्टूडेंट को एजुकेशन प्रोवाइड करवानी थी और उसमें जो व्हाट्सएप के थ्रू स्टडी मटेरियल वगैरह भेजना था। तो उसमें सर सबसे पहली जो दिक्कत आई थी, वो थी सर जो मिड डे मील थी, वो स्कीम बंद हो गई थी और जो उनका जो राशन था, वो घर पे जाके टीचर्स को डिस्ट्रीब्यूशन करना था। वो सबसे बड़ा इश्यू आया था सर। उसके अलावा सर जो दूसरा जो यदि ऑनलाइन स्टडीज़ के अंदर आया था, तो उसमें सर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी सर। जो आज भी रूरल इंडिया के जो किसान हैं, तो वहाँ पे सर अभी भी जो इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, उनके पास डिजिटल अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उसके लिए। और जो मेरे पिताजी हैं, उनकी भी इस हिसाब से ट्रेनिंग नहीं हुई कि वो डिजिटल कंटेंट में पढ़ा सकें, उनको पीपीटीज़ वगैरह अभी बनाने नहीं आते। तो उसकी वजह से सर मुझे लगता है काफ़ी पीपीटी का क्या मतलब पूरा फॉर्म होता है पीपीटी का? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है सर। मुझे नहीं पता क्यों पूछ रहा हूँ। थैंक यू। जी जी सर। आजकल गवर्नमेंट स्कूल्स गवर्नमेंट प्रमोट भी कर रही है बट फिर भी प्राइवेट स्कूल में एनरोलमेंट काफी ज्यादा बढ़ रहा है। इसके लिए आप गवर्नमेंट स्कूल की क्वालिटी को ब्लेम करेंगे या क्वांटिटी को ब्लेम करेंगे? सर इसमें सर जो गवर्नमेंट का जो विल है, जो इंटेंशन है, वो काफ़ी ज़्यादा सही है कि जो उन्होंने ग्राउंड लेवल जो दूर-दूर की जो ढाणियाँ वहाँ तक भी अपनी स्कूलें पहुँचाई हैं। उसमें जो सबसे बड़ी कमी आ रही है सर, उसमें सर मुझे लगता है कि कम्युनिटी की भी उतनी बड़ी दिक्कत है, वो सर पार्टिसिपेट नहीं करते। ये सरकारी स्कूल में, वहीं पे जो प्राइवेट स्कूल है उसमें पेरेंट टीचर मीटिंग होती है। लगातार टीचर और जो पेरेंट्स हैं उनके बीच में इंटरेक्शन होता है। परंतु गवर्नमेंट स्कूल में सर एक तो वो नहीं है। दूसरा सर इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा वीक है सर। तो ज़्यादा स्कूल बनाने से जो बजट एलोकेट हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा डिवाइड हो जाता है। तो उसकी वजह से सर इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी कम हो जाता है। और तीसरा सर जो टीचर्स हैं, उनकी जो इंडिविजुअल विल है कंट्रीब्यूट करने में नेशन बिल्डिंग में, सर वो मुझे कम लगती है। उसकी वजह से सर जो प्राइवेट स्कूल है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो अगर आपको एक डिस्ट्रिक्ट का डीएम बना दिया जाता है जी कोई भी डिस्ट्रिक्ट तो आप ऐसे 3 इनोवेटिव स्टेप्स क्या लेंगे कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उनकी क्वालिटी इंप्रूव हो सके जो आपके पावर डोमेन में आता है? सर इसमें जो 3 सबसे इनोवेटिव स्टेप मैं जो अभी सोच पा रहा हूँ, सबसे पहले सर मैं बायोमेट्रिक अटेंडेंस कंपल्सरी करवाऊँगा सर, कि जो टीचर्स हैं वो पूरा टाइम पे वहाँ पे जाके आएँ सर। दूसरा सर मैं उन्हें प्रमोट करूँगा कि जो एनिमेशन है या जो डिजिटल एजुकेशन है उसको भी इंक्लूड किया जाए, ताकि डेवलप जो बच्चों में जो एक क्यूरियोसिटी है एजुकेशन के लिए, उसको डेवलप की जा सके। उसके अलावा सर मैं जो रेगुलर विज़िट करूँगा वहाँ पे, जो ताकि देखने के लिए कि उनका रिज़ल्ट कैसा है और उनका सर जो अ, हर स्कूल का जो रिज़ल्ट है, उसकी सर डिजिटल मॉनिटरिंग और ट्रेंड देखा जा सकता है कि उनके अलग-अलग एग्ज़ाम में क्या परफ़ॉर्मेंस रही, अलग-अलग सब्जेक्ट में क्या परफ़ॉर्मेंस रही, उसका डाटा एनालिसिस करके सर फ्यूचर में कोई पॉलिसी भी बनाई जा सकती है। आपने अपने हॉबी इंटरेस्ट लीडरशिप सब में कबड्डी को मेंशन किया है दैट यू हैव डन एक्सेप्शनली वेल। आप बता सकते हैं कबड्डी ओलंपिक्स में एज ए स्पोर्ट्स क्यों नहीं? जी सर। सर जो ओलंपिक्स गेम्स हैं, उनमें इंक्लूड होने के लिए सर उस गेम की पॉपुलैरिटी का एक बेस माना जाता है कि इस गेम की पॉपुलैरिटी कितनी बेस पे है सर। तो सर जो कबड्डी है, वो इंटरनेशनल यदि कबड्डी फेडरेशन का जो वर्ल्ड कप होता है, उसमें भी देखें तो केवल 32 टीम्स आती क्रिकेट हैं। बहुत पॉपुलर है। क्या जी, क्या आप बताएंगे कि वो क्राइटेरिया क्या है किसी स्पोर्ट्स के लिए ओलंपिक्स में include होना? क्रिकेट बहुत पॉपुलर है, वो क्यों नहीं ओलंपिक के अंदर? सर जहाँ तक मैं क्रिकेट की बात मैं समझता हूँ, तो क्रिकेट केवल सर 12 ही परमानेंट कंट्रीज़ हैं और केवल जो एसोसिएट कंट्रीज़ हैं, वो भी सर 70 से 80 है, तो उसकी वजह से जी सर, वो एग्ज़ैक्ट क्राइटेरिया तो मुझे अभी नहीं मालूम, लेकिन सर उसमें पहला जो क्राइटेरिया है वो पॉपुलैरिटी बेस का है सर। यस पॉपुलैरिटी को मेजर करने का एक क्राइटेरिया है। सॉरी सर, उसके बारे में मैं अभी अवेयर नहीं। आपने मेंशन किया अपने इंट्रोडक्शन में कि आप चरवाहा खेलते हैं। ये एक हेरिटेज गेम है राजस्थान में। ऐसे बहुत सारे हेरिटेज स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज हैं जो आज के टाइम पे डिक्लाइन कर रही हैं और ऑन द वर्ड ऑफ एक्सटिंक्शन। आप ऐसा क्या स्टेप ले सकते हैं कि इनको इनके एक्सटिंक्शन से इनको रोका जा सके?
ये हॉकी है, हॉकी खत्म हो रही है। जी सर। नेशनल गेम है ना हमारी हॉकी, जी सर। क्रिकेट है, हॉकी है सर नेशनल गेम। ये एक्सटेंड हो गई है धीरे-धीरे। जी तो सर। सभी ने पूछा इसको आप बताइए क्या आंसर है उसमें? जी सर। सर इसमें जो क्रिकेट हमारे देश में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, तो उसके पॉपुलर होने के पीछे जो स्ट्रैटेजी थी, उसी को सर बाकी जो ट्रेडिशनल गेम है, वहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है सर। जैसे सर उनको मीडिया में ज़्यादा जगह मिली थी, जो क्रिकेट है। यदि हम जो मीडिया के थ्रू पब्लिसिटी करने में यदि सक्सेसफुल होते हैं, जो ट्रेडिशनल गेम की, तो उससे होगा। उसके अलावा सर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा, जो ट्रेडिशनल गेम है, उनके लिए कोई भी स्टेडियम या किसी भी प्रकार का कोई नहीं है। उसके अलावा सर जो रूल्स हैं ट्रेडिशनल गेम के, वो जगह से जगह वेरी करते हैं सर। तो एक अथॉरिटी बनानी पड़ेगी, जो उन रूल को डिसाइड करे, और एक यदि यूनिफ़ॉर्म रूल आते हैं, तो इसको वर्ल्ड लेवल पे भी फेमस करने में काफ़ी आसानी होगी। उसके अलावा सर टेक्नोलॉजिकल इंटरफेरेंस भी जनरेट किया जा सकता है, कि उसमें सर एनिमेशन का यूज़ कर सकते हैं, विजुअल इफ़ेक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। लास्ट सवाल है आपसे। आप राजस्थान से हैं और अभी ये कोविड वापस बहुत ज्यादा राइज पे आ रहा है। आप बता सकते हैं राजस्थान में काफी ज्यादा नोमैडिक ट्राइब्स हैं जिनका लॉकडाउन होने की वजह से इनकी सर्वाइवल और दूसरा उनके एग्जिस्टेंस पे भी काफी ज्यादा खतरा आ गया। तो आप क्या कर सकते हैं जिससे नोमैडिक ट्राइब्स ये लॉकडाउन या ये कोविड वाला फेज स्मूथली पास कर सकें? जी सर, राजस्थान की कुछ नोमैडिक ट्राइब्स के सामने ये चैलेंज आया था सर, जैसे जो गढ़िया लोहार हैं और जो कंजर जाति हैं, और उनके प्रति आया था। तो सर सबसे पहले सर जो उनको एक सोशल सिक्योरिटी नेट प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, जिसमें जो हेल्थ हेल्थ के जो रिलेटेड जो सर्विसेज हैं या फिर जो फूड है, वो उनको प्रोवाइड कराना पड़ेगा, जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि वो मूविंग ट्राइब्स हैं सर। तो ये सबसे पहले इंश्योर करना पड़ेगा। जी। थैंक यू गौरव। थैंक यू। थैंक यू।